अध्याय 4 निर्माण और सेवा का रहस्य। अब मैं किसी व्यक्तिगत कारण से फोर्ड मोटर कंपनी के करियर का खाका नहीं खींच रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं जाओ और वैसा ही करो। मैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस करने का सामान्य तरीका सबसे अच्छा तरीका नहीं है। मैं उस बिंदु पर पहुंच रहा हूं जहां मैं सामान्य तरीकों से पूरी तरह अलग हो गया हूं। इस बिंदु से कंपनी की असाधारण सफलता की शुरुआत होती है। हम बिजनेस की परंपरा का काफी हद तक पालन कर रहे थे। हमारी कार किसी भी दूसरी कार से कम जटिल थी। हमारे पास इस बिजनेस में कोई बाहरी पैसा नहीं था, लेकिन इन दो बिंदुओं के अलावा हम दूसरी कार कंपनियों से भौतिक रूप से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि हम कुछ हद तक अधिक सफल रहे थे और हमने सभी नकद छूट लेने, अपने मुनाफे को बिजनेस में वापस लगाने और एक बड़ा नगद शेष बनाए रखने की नीति का सख्ती से पालन किया था। हमने सभी रेस कारों को शामिल किया, हमने विज्ञापन दिया और अपनी बिक्री को बढ़ाया। कार के निर्माण की सादगी के अलावा डिजाइन में हमारा मुख्य अंतर यह था कि हमने विशुद्ध रूप से मनोरंजन कार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। हम मार्केट में किसी भी अन्य कार की तरह ही एक आनंद कार थे, लेकिन हमने विशुद्ध रूप से लग्जरी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम एक खरीदार के लिए विशेष काम करते थे और मुझे लगता है कि हमने एक विशेष कीमत पर एक विशेष कार बनाई होगी। हम एक समृद्ध कंपनी थे। हम आसानी से बैठ सकते थे और कह सकते थे अब हम पहुंच गए हैं, चलो जो हमारे पास है उसे संभाल कर रखें। वास्तव में इस रुख को अपनाने की कुछ प्रवृत्ति थी। जब हमारा प्रोडक्शन प्रतिदिन 100 कारों तक पहुंच गया तो कुछ शेयर धारक गंभीर रूप से चिंतित हो गए। वे मुझे कंपनी को बर्बाद करने से रोकने के लिए कुछ करना चाहते थे, और जब मैंने जवाब दिया कि प्रतिदिन 100 कारें तो बहुत छोटी बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही प्रतिदिन 1000 कारें बना लूंगा, तो वे अवर्णनीय रूप से हैरान हो गए। और मुझे समझ में आता है कि उन्होंने गंभीरता से अदालती कार्रवाई के बारे में सोचा। अगर मैंने अपने सहयोगियों की आम राय का पालन किया होता तो मुझे बिजनेस में वैसा ही रहना चाहिए था जैसा वह था। हमारे फंड को एक बढ़िया प्रशासनिक भवन में लगाना चाहिए था। ऐसे प्रतिस्पर्धियों के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए थी जो बहुत सक्रिय लगते थे। समय समय पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए डिजाइन बनाते थे और आम तौर पर सम्मानित बिजनेस वाले एक शांत, सम्मानित नागरिक की स्थिति में पहुंच जाते। जो कुछ है उसे रोककर रखने का प्रलोभन बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं सक्रिय जीवन को छोड़कर आरामदेह जीवन जीने की इच्छा से पूरी तरह से सहानुभूति रखता हूँ। मैंने खुद कभी ऐसा आग्रह महसूस नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यह क्या है। हालांकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है उसे बिजनेस से पूरी तरह से बाहर हो जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के साथ साथ कंट्रोल बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी करने की मेरी योजना का हिस्सा नहीं था। मैंने अपनी प्रगति को केवल और अधिक करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में देखा, एक संकेत के रूप में कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हम वास्तविक सेवा करना शुरू कर सकते हैं। मैं इन वर्षों में हर दिन एक सार्वभौमिक कार की योजना बना रहा था। जनता ने विभिन्न मॉडलों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। सेवा में लगी कारें, रेसिंग और सड़क परीक्षणों ने उन परिवर्तनों के बारे में उत्कृष्ट मार्गदर्शन दिया जो किए जाने चाहिए। और 1905 तक भी मेरे मन में उस तरह की कार की विशिष्टताएं थी जो मैं बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास वजन के बिना ताकत देने के लिए सामग्री की कमी थी। मुझे वह सामग्री लगभग संयोग से मिली। 1905 में मैं पाम बीच में एक मोटर रेस में था। वहां एक बड़ी टक्कर हुई और एक फ्रांसीसी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हमने अपना मॉडल के हाई पावर 6 दर्ज किया था। मुझे लगा कि विदेशी कारों में हमारे द्वारा ज्ञात भागों से छोटे और बेहतर भाग होते हैं। दुर्घटना के बाद मैंने एक छोटा वाल्व स्ट्रिप स्टेम उठाया। यह बहुत हल्का और बहुत मजबूत था। मैंने पूछा कि यह किस चीज से बना है। किसी को नहीं पता था। मैंने स्टेम अपने सहायक को दे दिया। इसके बारे में सब कुछ पता करो, मैंने उससे कहा। यह ऐसी सामग्री है जो हमें अपनी कारों में रखनी चाहिए। उन्होंने अंततः पाया कि यह एक फ्रांसीसी स्टील था।
और इसमें वेनेडियम था। हमने अमेरिका में हर स्टील निर्माता से कोशिश की, कोई भी वेनेडियम स्टील नहीं बना सका। मैंने इंग्लैंड में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो व्यावसायिक रूप से स्टील बनाने का तरीका जानता हो। अगली बात यह थी कि इसे बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित करना था। यह एक और समस्या थी। वेनेडियम के लिए 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। साधारण भट्टी 2700 डिग्री से आगे नहीं जा सकती। मुझे कैंटन, ओहियो में एक छोटी स्टील कंपनी मिली। मैंने उन्हें नुकसान के खिलाफ गारंटी देने की पेशकश की अगर वे हमारे लिए हीटिंग चलाएं। वे सहमत हो गए। पहली हीट विफल रही। स्टील में बहुत कम वेनेडियम बचा था। मैंने उन्हें फिर से कोशिश करने को कहा और दूसरी बार स्टील सफल रहा। तब तक हमें 60,000 और 70,000 पाउंड तन्य शक्ति के बीच चलने वाले स्टील से संतुष्ट होने के लिए मजबूर किया गया। वेनेडियम के साथ शक्ति 1,70,000 पाउंड तक बढ़ गई। हाथ में वेनेडियम होने के कारण मैंने अपने मॉडल को अलग किया और यह निर्धारित करने के लिए विस्तार से परीक्षण किया कि प्रत्येक भाग के लिए किस प्रकार का स्टील सबसे अच्छा है, चाहे हमें कठोर स्टील चाहिए या लोचदार स्टील। मुझे लगता है कि हमने पहली बार किसी भी बड़े निर्माण के इतिहास में वैज्ञानिक रूप से स्टील की सटीक गुणवत्ता निर्धारित की। परिणाम स्वरूप हमने विभिन्न स्टील भागों के लिए 20 अलग-अलग प्रकार के स्टील का चयन किया। इनमें से लगभग 10 वेनेडियम थे। वेनेडियम का उपयोग जहां भी ताकत और हल्कापन की आवश्यकता थी वहां किया गया था। बेशक वे सभी वेनेडियम स्टील के एक ही प्रकार नहीं है। अन्य तत्व इस बात के अनुसार भिन्न होते हैं कि क्या यह पार्ट कठोर पहनने के लिए है या क्या इसे स्प्रिंग की आवश्यकता है। संक्षेप में, इसकी आवश्यकता के अनुसार। इन प्रयोगों से पहले मेरा मानना है कि ऑटोमोबाइल निर्माण में स्टील के 4 से अधिक विभिन्न ग्रेड का उपयोग कभी नहीं किया गया था। आगे के प्रयोगों से, विशेष रूप से गर्मी उपचार की दिशा में, हम स्टील की ताकत को और भी बढ़ाने और इस प्रकार कार के वजन को कम करने में सक्षम हुए। 1910 में फ्रांसीसी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने हमारे स्टीयरिंग स्पिंडल कनेक्टिंग रोड योक में से एक को लिया, इसे एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में चुना और इसे एक ऐसे ही भाग के साथ परखा जिसे वे सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी कार मानते थे, और प्रत्येक परीक्षण में हमारा स्टील अधिक मजबूत साबित हुआ। वेनेडियम स्टील ने बहुत सारा वजन कम कर दिया। यूनिवर्सल कार की दूसरी जरूरतें मैंने पहले से ही तय कर ली थी और उनमें से कई व्यवहार में थी। डिजाइन को संतुलित करना था। लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि कोई हिस्सा खराब हो जाता है। मशीनें खुद को बर्बाद कर लेती है क्योंकि कुछ हिस्से दूसरों से कमजोर होते हैं। इसलिए यूनिवर्सल कार को डिजाइन करने में समस्या का एक हिस्सा यह था कि सभी हिस्सों को उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव समान शक्ति का होना चाहिए। एक हॉर्स की शय में मोटर लगाना, साथ ही इसे मूर्खतापूर्ण भी होना चाहिए। यह बिल्कुल था, क्योंकि गैसोलीन मोटर अनिवार्य रूप से एक नाजुक उपकरण है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसे खराब करने का एक शानदार अवसर है। इसके लिए मैंने यह नारा अपनाया, जब मेरी कोई कार खराब हो जाती है तो मुझे पता होता है कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। जिस दिन से पहली मोटर कार सड़कों पर दिखाई दी, मुझे लगा कि यह एक जरूरत है। यह ज्ञान और आश्वासन ही था जो मुझे एक लक्ष्य की ओर ले गया, एक ऐसी कार जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तब से लेकर अब तक मेरे सारे प्रयास एक कार, एक मॉडल के उत्पादन पर केंद्रित है, और हर साल दबाव था और अब भी है, सुधार करने, परिष्कृत करने और बेहतर बनाने का, साथ ही कीमत में लगातार कमी लाने का। सार्वभौमिक कार में ये विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, उपयोग में सेवा देने के लिए सामग्री की गुणवत्ता। वेनेडियम स्टील सबसे मजबूत, सबसे कठोर और सबसे टिकाऊ स्टील है। यह कारों की नींव और सुपर स्ट्रक्चर बनाता है। यह दुनिया में इस संबंध में उच्चतम गुणवत्ता वाला स्टील है, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरा, संचालन में सरलता, क्योंकि द्रव्यमान यांत्रिक नहीं है। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में बिजली। चौथा, पूर्ण विश्वसनीयता, क्योंकि कारों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाएगा और वे विभिन्न प्रकार की सड़कों पर चलेंगी। पांचवां, हल्कापन,
फोर्ड के साथ पिस्टन विस्थापन के प्रत्येक घन इंच द्वारा केवल 7.95 पाउंड से ले जाने की आवश्यकता होती है। यही एक कारण है कि फोर्ड कारें हमेशा चलती रहती है, जहां भी और जब भी आप उन्हें देखते हैं, रेत और कीचड़ के माध्यम से, कीचड़, बर्फ और पानी के माध्यम से, पहाड़ियों पर, खेतों और सड़क रहित मैदानों में। छठा, कंट्रोल। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों या खतरनाक सड़कों पर हर आपात स्थिति और आकस्मिकता का सामना शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से करने के लिए इसकी गति को हमेशा कंट्रोल में रखना। फोर्ड के ग्रहीय ट्रांसमिशन ने यह कंट्रोल दिया और कोई भी इसे चला सकता था। यही कहावत का कारण है, कोई भी फोर्ड चला सकता है। यह लगभग कहीं भी घूम सकता है। सातवां, मोटर कार का वजन जितना ज्यादा होता है, स्वाभाविक रूप से उसे चलाने में उतना ही ज्यादा ईंधन और स्नेहक इस्तेमाल होता है। वजन जितना हल्का होगा, संचालन का खर्च उतना ही कम होगा। शुरुआती सालों में फोर्ड कार के हल्के वजन को इसके खिलाफ एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब यह सब बदल गया है। जिस डिजाइन पर मैंने सहमति जताई थी, उसे मॉडल टी कहा गया। नए मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता, जिसे जैसा कि मैंने सोचा था, अगर स्वीकार कर लिया जाता तो मैं केवल एक मॉडल बनाना चाहता था और फिर वास्तविक उत्पादन शुरू करना चाहता था। कार में केवल 4 निर्माण इकाइयां थी: पावर प्लांट, फ्रेम, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। ये सभी आसानी से सुलभ थे और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उनकी मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होगी। तब मेरा मानना था, हालांकि मैंने विचार की नवीनता के कारण इसके बारे में बहुत कम कहा था, कि भागों को इतना सरल और इतना सस्ता बनाना संभव होना चाहिए कि महंगे हाथ से मरम्मत के काम का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। भागों को इतना सस्ता बनाया जा सकता था कि पुराने की मरम्मत करने की तुलना में नया खरीदना कम खर्चीला होगा। उन्हें हार्डवेयर की दुकानों में ले जाया जा सकता था, जैसे कील या बोल्ट ले जाए जाते हैं। मैंने सोचा कि एक डिजाइनर के रूप में यह मेरे ऊपर था कि मैं कार को इतना सरल बनाऊं कि कोई भी इसे समझने में विफल न हो सके। यह दोनों तरह से काम करता है और हर चीज पर लागू होता है। कोई वस्तु जितनी कम जटिल होगी, उसे बनाना उतना ही आसान होगा, उसे उतना ही सस्ता बेचा जा सकेगा और इसलिए उसकी बिक्री भी उतनी ही अधिक होगी। निर्माण के तकनीकी विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन शायद यह विभिन्न मॉडलों की समीक्षा करने के लिए किसी भी अन्य स्थान से बेहतर जगह है, क्योंकि मॉडल टी मॉडल में से अंतिम था और जिस नीति को इसने अपनाया, उसने इस बिजनेस की सामान्य रेखा से बाहर कर दिया। उसी विचार को लागू करने से कोई भी बिजनेस सामान्य रूप से अलग हो जाएगा। मॉडल टी से पहले मैंने कुल 8 मॉडल डिजाइन किए थे। वे थे मॉडल ए, बी, सी, एफ, एन, आर, एस और मॉडल के। इनमें से मॉडल ए, सी और एफ में 2 सिलेंडर विरोधी क्षैतिज मोटर थे। मॉडल ए में मोटर ड्राइवर की सीट के पीछे थी। अन्य सभी मॉडलों में यह सामने हुड में थी। मॉडल बी, एन, आर और एस में 4 सिलेंडर वर्टिकल प्रकार की मोटरें थी। मॉडल के में 6 सिलेंडर थे और मॉडल ए ने 8 हॉर्स पावर विकसित की। मॉडल बी ने 4.5 इंच सिलेंडर और 5 इंच स्ट्रोक के साथ 24 हॉर्स पावर विकसित की। सबसे अधिक हॉर्स पावर मॉडल के में थी, जो 6 सिलेंडर कार थी, जिसने 40 हॉर्स पावर विकसित की। सबसे बड़े सिलेंडर मॉडल बी के थे। इससे छोटे मॉडल एन, आर और एस के थे और 3.3 इंच स्ट्रोक के साथ 3.25 इंच व्यास के थे। मॉडल टी में 4 इंच स्ट्रोक के साथ 3.25 इंच सिलेंडर हैं। मॉडल बी को छोड़कर सभी में इग्निशन सूखी बैटरी द्वारा किया गया था, जिसमें स्टोरेज बैटरी थी, और मॉडल के में जिसमें बैटरी और मैग्नेटो दोनों थे। वर्तमान मॉडल में मैग्नेटो पावर प्लांट का एक हिस्सा है और इसे बनाया गया है। पहले 4 मॉडलों में क्लच शंकु प्रकार का था। अंतिम 4 और वर्तमान मॉडल में मल्टीपल डिस्क प्रकार का है। सभी कारों में ट्रांसमिशन प्लेनेटरी रहा है। मॉडल ए में चेन ड्राइव थी। मॉडल बी में शाफ्ट ड्राइव थी। अगले 2 मॉडलों में चेन ड्राइव थे। तब से सभी कारों में शाफ्ट ड्राइव है। मॉडल ए में 72 इंच का व्हील बेस था। मॉडल बी
जो एक बहुत ही अच्छी कार थी। उसमें 92 इंच थे, मॉडल के में 120 इंच के, मॉडल सी 78 इंच का था, अन्य में 84 इंच और वर्तमान कार में 100 इंच है। पहले 5 मॉडलों में सभी उपकरण उपस्थित थे। वर्तमान कार को पूरे उपकरण के साथ बेचा जाता है। मॉडल ए का वजन 1250 पाउंड था। सबसे हल्की कारें मॉडल एन और आर थी। उनका वजन 1050 पाउंड था, लेकिन वे दोनों रनआउट थे। सबसे भारी कार 6 सिलेंडर वाली थी, जिसका वजन 2000 पाउंड था। वर्तमान कार का वजन 1200 पाउंड है। मॉडल टी में व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जो पिछले मॉडलों में से किसी एक में न हो। हर विवरण का व्यवहार में पूरी तरह से परीक्षण किया गया था। इस बारे में कोई अनुमान नहीं था कि यह एक सफल मॉडल होगा या नहीं। यह होना ही था। ऐसा होने से कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसे एक दिन में नहीं बनाया गया था। इसमें वह सब कुछ था जो मैं उस समय एक मोटर कार में डाल सकता था, और साथ ही वह सामग्री भी थी जिसे मैं पहली बार प्राप्त करने में सक्षम था। हमने 1908 और 9 के सीजन के लिए मॉडल टी निकाला। कंपनी तब 5 साल पुरानी थी। मूल कारखाना स्थान 0.28 एकड़ था। हमने पहले वर्ष में औसतन 311 लोगों को रोजगार दिया था। 1708 कारें बनाई थी और एक ब्रांच हाउस था। 1908 में कारखाने का स्थान बढ़कर 2.68 एकड़ हो गया था और हम इमारत के मालिक थे। कर्मचारियों की औसत संख्या बढ़कर 1908 हो गई थी। हमने 6181 कारें बनाई और हमारे पास 14 ब्रांच हाउस थे। यह एक समृद्ध बिजनेस था। 1908-9 के सीजन के दौरान हमने मॉडल आर और एस बनाना जारी रखा। 4 सिलेंडर रनआउट और रोडस्टर वे मॉडल जो पहले बहुत सफल रहे थे और जिनकी कीमत $700 और $750 थी, लेकिन मॉडल टी ने उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। हमने 10,607 कारें बेची। ये किसी भी निर्माता द्वारा बेची गई कारों से कहीं ज्यादा थी। टूरिंग कार की कीमत $850 थी। उसी चेसिस पर हमने $1000 की कीमत पर एक टाउन कार, $825 की कीमत पर एक रोडस्टर, $950 की कीमत पर एक कूप और $950 की कीमत पर एक लैंडोलेट लगाया। इस मौसम ने मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि नई नीति को लागू करने का समय आ गया है। नीति की घोषणा करने से पहले सेल्समैन ने बहुत अधिक बिक्री को देखकर यह सोचा कि यदि हमारे पास और मॉडल होते तो बिक्री और भी अधिक हो सकती थी। यह अजीब है कि जैसे कि कोई वस्तु सफल होती है, कोई यह सोचने लगता है कि यदि यह अलग होती तो अधिक सफल होती। स्टाइल के साथ छेड़छाड़ करने और किसी अच्छी चीज को बदलकर उसे खराब करने की प्रवृत्ति होती है। सेल्समैन लाइन बढ़ाने पर अड़े हुए थे। उन्होंने 5% विशेष ग्राहकों की बात सुनी जो अपनी बात कह सकते थे, और उन 95% लोगों को भूल गए जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के खरीद लिया। कोई भी बिजनेस तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वह शिकायतों और सुझावों पर यथासंभव ध्यान न दे। यदि सेवा में कोई दोष है तो उसकी तुरंत और सख्ती से जांच की जानी चाहिए। लेकिन जब सुझाव केवल स्टाइल के बारे में हो तो यह सुनिश्चित करना होगा कि यह केवल व्यक्तिगत सनक तो नहीं है। विक्रेता हमेशा ग्राहक की सनक को पूरा करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे अपने उत्पाद के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि वे ग्राहक को यह समझा सकें कि उनके पास जो कुछ है वह उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर देगा, अर्थात बशर्ते कि उनके पास जो कुछ है वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। इसलिए 1909 में एक सुबह मैंने बिना किसी पूर्व चेतावनी के घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल एक ही मॉडल बनाएंगे। वह मॉडल टी होगा तथा सभी कारों के लिए चेसिस बिल्कुल एक जैसा होगा। और मैंने कहा, कोई भी ग्राहक अपनी कार को किसी भी रंग में रंगवा सकता है, बशर्ते वह काले रंग की हो। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई भी मुझसे सहमत था। बिक्री करने वाले लोग निश्चित रूप से यह नहीं देख सकते थे कि एक ही मॉडल प्रोडक्शन में क्या लाभ लाएगा। इससे भी अधिक उन्हें विशेष रूप से परवाह नहीं थी। उन्हें लगा कि हमारा उत्पादन पहले से ही काफी अच्छा है, और एक बहुत ही दृढ़ राय थी कि बिक्री मूल्य कम करने से बिक्री को नुकसान होगा। जो लोग गुणवत्ता चाहते हैं वे दूर हो जाएंगे
और उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। मोटर उद्योग की बहुत कम अवधारणा थी। मोटर कार को अभी भी एक विलासिता के रूप में माना जाता था। निर्माताओं ने इस विचार को फैलाने के लिए बहुत कुछ किया। कुछ चतुर लोगों ने आनंद कार नाम का आविष्कार किया और विज्ञापन ने आनंद सुविधाओं पर जोर दिया। बिक्री करने वालों के पास अपनी आपत्तियों के लिए आधार था और विशेष रूप से जब मैंने निम्नलिखित घोषणा की, मैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक मोटर कार बनाऊंगा। यह परिवार के लिए काफी बड़ी होगी, लेकिन व्यक्ति के चलाने और देखभाल के लिए काफी छोटी होगी। इसे सबसे अच्छी सामग्री से बनाया जाएगा, सबसे अच्छे लोगों द्वारा काम पर रखा जाएगा, आधुनिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए जा सकने वाले सबसे सरल डिजाइन के अनुसार। लेकिन इसकी कीमत इतनी कम होगी कि कोई भी अच्छा वेतन पाने वाला व्यक्ति इसे खरीदने में समर्थ होगा और अपने परिवार के साथ भगवान के महान खुले स्थानों में घंटों आनंद ले सकेगा। इस घोषणा को बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया गया। आम टिप्पणी यह थी, यदि फोर्ड ऐसा करता है तो वह 6 महीने में बिजनेस से बाहर हो जाएगा। धारणा यह थी कि कम कीमत पर अच्छी कार नहीं बनाई जा सकती और वैसे भी कम कीमत वाली कार बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कारों के बाजार में केवल अमीर लोग ही थे। 1908-9 में 10,000 से ज्यादा कारों की बिक्री ने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि हमें एक नई फैक्ट्री की जरूरत है। हमारे पास पहले से ही एक बड़ी आधुनिक फैक्ट्री थी, पिकेट स्ट्रीट प्लांट। यह देश की किसी भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जितनी अच्छी थी, शायद उससे थोड़ी बेहतर थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सेल और प्रोडक्शन का ध्यान कैसे रखेगी, जो अपरिहार्य था। इसलिए मैंने हाईलैंड पार्क में 60 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे तब डेट्रॉइट से दूर देश में माना जाता था। खरीदी गई जमीन की मात्रा और दुनिया में पहले कभी न देखी गई सबसे बड़ी फैक्ट्री की योजना का विरोध किया गया। खरीदी गई जमीन की मात्रा और दुनिया में पहले कभी न देखी गई सबसे बड़ी फैक्ट्री की योजना का विरोध किया गया। सवाल पहले से ही पूछा जा रहा था, फोर्ड कितनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि यह प्रश्न अब तक कितने हजार बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हम यह समझने में विफल हो जाते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत काम कर रहा है, और यह सिद्धांत इतना सरल है कि यह रहस्यमय लगता है। 1909-10 के लिए नई भूमि और इमारतों के लिए भुगतान करने के लिए मैंने कीमतों में थोड़ी वृद्धि की। यह पूरी तरह से उचित है और इससे खरीदार को नुकसान नहीं बल्कि लाभ होता है। मैंने कुछ साल पहले भी ठीक यही किया था, या यूं कहें कि उस मामले में मैंने रिवर रूज प्लांट बनाने के लिए अपनी वार्षिक प्रथा के अनुसार कीमत कम नहीं की थी। प्रत्येक मामले को अतिरिक्त धन उधार लेकर प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन तब हमें बिजनेस पर एक निरंतर प्रभार रखना चाहिए था और सभी बाद की कारों को यह प्रभार वहन करना पड़ता। सभी मॉडलों की कीमत में $100 की वृद्धि की गई, सिवाय रोडस्टर के, जिसकी कीमत में केवल $75 की वृद्धि की गई, और लैंडोलेट और टाउन कार की, जिसकी कीमत में क्रमशः $150 और $200 की वृद्धि की गई। हमने 18,664 कारें बेची और फिर 1910-11 के लिए नई सुविधाओं के साथ मैंने टूरिंग कार की कीमत $950 से घटाकर $780 कर दी और हमने 34,528 कारें बेची। यह सामग्री की बढ़ती लागत और बढ़ती मजदूरी के मद्देनजर कारों की कीमत में लगातार कमी की शुरुआत है। वर्ष 1908 और वर्ष 1911 के बीच तुलना करें। फैक्ट्री की जगह 2.65 एकड़ से बढ़कर 32 एकड़ हो गई। कर्मचारियों की औसत संख्या 1908 से बढ़कर 4,110 हो गई और कारों का निर्माण 6,000 से बढ़कर लगभग 35,000 हो गया। आप देखेंगे कि उत्पादन के अनुपात में लोगों को काम पर नहीं रखा गया। ऐसा लगता है कि हम रातों रात बहुत बढ़िया उत्पादन में लग गए। यह सब कैसे हुआ? बस एक अपरिहार्य सिद्धांत के अनुप्रयोग के माध्यम से, बुद्धिमानी से निर्देशित शक्ति और मशीनरी के उपयोग से। यहाँ एक कहानी देखें। एक छोटी सी अंधेरी दुकान में एक बूढ़ा आदमी सालों से कुल्हाड़ी के हैंडल बनाने में मेहनत कर रहा था। उसने अनुभवी हिक्कारी से उन्हें एक ड्रा सेव, एक छेनी और एक सैंड पेपर की आपूर्ति की मदद से आकार दिया। प्रत्येक हैंडल को सावधानी से तोला और संतुलित किया गया।
उनमें से कोई भी दो एक जैसे नहीं थे। वक्र को हाथ में बिल्कुल फिट होना चाहिए और लकड़ी के दाने के अनुरूप होना चाहिए। भोर से लेकर अंधेरे तक बूढ़ा आदमी मेहनत करता रहा। उसका औसत उत्पादन एक सप्ताह में 8 हैंडल था, जिसके लिए उसे प्रत्येक के लिए $1.5 मिलते थे, और अक्सर उनमें से कुछ बिकने लायक नहीं होते थे क्योंकि संतुलन सही नहीं था। आजकल आप कुछ सेंट में मशीनों द्वारा बनाया गया बेहतर कुल्हाड़ी का हैंडल खरीद सकते हैं और आपको संतुलन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी एक जैसे हैं और हर एक सही है। बड़े पैमाने पर लागू आधुनिक तरीकों ने न केवल कुल्हाड़ी के हैंडल की लागत को उनकी पिछली लागत के 1 अंश तक कम कर दिया है, बल्कि उन्होंने प्रोडक्शन में बहुत सुधार किया है। फोर्ड कार के निर्माण में इन्हीं विधियों का प्रयोग किया गया था, जिससे शुरू में ही कीमत कम हो गई और गुणवत्ता बढ़ गई। हमने बस एक विचार विकसित किया। किसी भी बिजनेस का केंद्र एक विचार होता है, यानी कोई आविष्कारक या विचारशील कारीगर किसी स्थापित मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नया और बेहतर तरीका खोजता है। विचार खुद को पसंद करता है और लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इस तरह एक व्यक्ति अपने विचार या खोज के माध्यम से बिजनेस का सेंटर साबित हो सकता है, लेकिन उस बिजनेस के मुख्य भाग और थोक का निर्माण हर उस व्यक्ति द्वारा साझा किया जाता है जिसका उससे कोई लेना देना है। कोई भी निर्माता यह नहीं कह सकता मैंने यह बिजनेस बनाया है, अगर उसे इसे बनाने में हजारों लोगों की आवश्यकता है। यह एक संयुक्त उत्पादन है। इसमें कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें कुछ न कुछ योगदान दिया है। काम करके और उत्पादन करके वे क्रय करने वाली दुनिया के लिए उस बिजनेस में आने के लिए संभव बनाते हैं जो उस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, और इस प्रकार वे एक प्रथा, एक बिजनेस, एक आदत स्थापित करने में मदद करते हैं जो उन्हें आजीविका प्रदान करती है। इसी तरह से हमारी कंपनी बढ़ी और मैं अगले अध्याय में इसी तरह से समझाना शुरू करूंगा। इस बीच कंपनी दुनिया भर में फैल गई थी। लंदन और ऑस्ट्रेलिया में हमारी ब्रांचें थी। हम दुनिया के हर हिस्से में माल भेज रहे थे और खास तौर पर इंग्लैंड में हम अमेरिका की तरह ही मशहूर होने लगे थे। अमेरिकी साइकिल की विफलता के कारण इंग्लैंड में कार का आना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अमेरिकी साइकिल अंग्रेजी इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए मार्केटर्स ने यह मान लिया था कि कोई भी अमेरिकी वाहन ब्रिटिश बाजार को पसंद नहीं आ सकता। 1903 में 2A मॉडल इंग्लैंड पहुंच गए। अखबारों ने उन्हें नोटिस करने से मना कर दिया। ऑटोमोबाइल एजेंटों ने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ली। अफवाह थी कि इसके निर्माण के मुख्य घटक स्ट्रिंग और हुप वायर थे, और अगर यह एक पखवाड़े तक टिकी रही तो खरीदार भाग्यशाली होगा। पहले साल में कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन कारें इस्तेमाल की गई। दूसरा थोड़ा बेहतर था, और मैं उस मॉडल ए की विश्वसनीयता के बारे में कह सकता हूं कि उनमें से ज्यादातर लगभग 20 साल बाद भी इंग्लैंड में किसी न किसी तरह की सेवा में है। 1905 में हमारे एजेंट ने स्कॉटिश विश्वसनीयता परीक्षणों में एक मॉडल सी दर्ज किया। उन दिनों इंग्लैंड में विश्वसनीयता दौड़ मोटर रेस से ज्यादा लोकप्रिय थी। शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार एक ऑटोमोबाइल महज एक खिलौना नहीं है। स्कॉटिश ट्रायल 800 मील से ज्यादा पहाड़ी भारी सड़कों पर था। फोर्ड सिर्फ एक बार अनैच्छिक रूप से रुका था। यहीं से इंग्लैंड में फोर्ड की बिक्री शुरू हुई। उसी साल लंदन में पहली बार फोर्ड टैक्सी कैब रखी गई। अगले कई सालों में बिक्री बढ़ने लगी। कारों ने हर धीरज और विश्वसनीयता परीक्षण में भाग लिया और उनमें से हर एक ने जीत हासिल की। ब्राइटन डीलर ने 10 फोर्ड को 2 दिनों तक साउथ डाउन्स में एक तरह की स्टीपल चेज में चलाया और उनमें से हर एक सफल रही। परिणाम स्वरूप उस साल 600 कारें बिकी। 1911 में हेनरी अलेक्जेंडर ने एक मॉडल टी को बेन नेविस की चोटी पर 4600 फीट की ऊंचाई पर चलाया। उस साल इंग्लैंड में 14,060 कारें बिकी और उसके बाद से कभी भी किसी तरह का स्टंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने आखिरकार मैनचेस्टर में अपना कारखाना खोला। पहले यह पूरी तरह से एक असेंबलिंग प्लांट था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए हमने धीरे धीरे कार का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।